नमस्कार, मैं रविश कुमार। कुछ घटनाएं हमारे सिस्टम की परतें उधेड़ देती हैं। जिस सिस्टम के बारे में हम नेताओं के स्लोगन सुनकर निश्चिंत हो जाते हैं, एक बार उसके करीब जाकर देखिएगा किस किस स्तर पर आम जन के साथ सिस्टम के भीतर बैठे लोग क्या क्या करते हैं, किस तरह उसकी असुरक्षा या लाचारी का लाभ उठाकर उसे गिद्ध की तरह नोचते हैं। आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक आप सिस्टम से दूर हैं। राज्य कोई भी हो, आप किसी से भी पूछ लीजिए जिसका कोई पुलिस थाने गया हो, कोर्ट गया हो, नेताओं के पास गया हो, इस हकीकत को जान लेंगे तो फिर जयगान करने से पहले 10 बार सोचेंगे। मोबाइल फोन पर ऐप बना देने से सिस्टम ठीक नहीं होता, ना ही उसमें पारदर्शिता आती है। ये लिखकर जेब में रख लीजिए। सिस्टम के भीतर जो लोग बैठे हैं उनकी जिंदगी या जीवन दृष्टि ही अलग होती है। वो एक ऐसे तंत्र से जुड़े होते हैं जहां हर कोई अपना हिस्सा आपसे मांग रहा होता है। आप बर्बाद होते रहते हैं और वो आपकी बर्बादी से तंत्र के भीतर बैठा हर स्तर का अधिकारी आबाद होता रहता है। अगर कोई कहता है कि उसने ये सब बदल दिया है तो वो पिछले 10,000 साल का सबसे बड़ा झूठ है। वरना एक सीनियर आईएएस अफसर को यह नहीं कहना पड़ता कि हमारी मंशा है कि अपराधियों को सजा मिले, उनके परिवारों और रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। मैं जानता हूं कि एक ऐसा आसान संघर्ष होने नहीं जा रहा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें परेशान किए जाने, हमारे पीछे पड़ने, हमें धमकी देने और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की आशंका है। रसूख वाले परिवार कई बार शिकायतकर्ताओं को नाकाम करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है हम अति साहसिक हो रहे हों। समझदार दोस्त हमें आगे की कार्रवाई के बारे में सुझाव दे सकते हैं। आप सोचिए, एक आईएएस अफसर को जिसने इस सिस्टम के भीतर अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे, जिसे ठीक करने के उसने सपने देखे होंगे, उन्हें यह बात लिखनी पड़ी अपनी बेटी के लिए। जैसे ही एक बाप सिस्टम के सामने खड़ा होता है, वो उसी तरह से निहत्था और लाचार हो जाता है जैसे हम और आप। शुक्र मनाइए कि वीरेंद्र कुंडू अपनी बेटी के लिए हर हाल में खड़े होना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उस सिस्टम में बैठे दूसरे आईएएस अफसरान भी उनका साथ देंगे। वो आगे आएंगे और राजनीतिक निष्ठा के लिए अपनी आवाज गंवा चुके वो अफसर भी वीरेंद्र की बेटी के लिए बोलेंगे। आप जानते हैं कि शुक्रवार रात जब वीरेंद्र कुंडू की बेटी चंडीगढ़ के सेक्टर 7 से अपने घर के लिए निकली तो सफेद टाटा सफारी पीछा करने लगती है। वर्णिका ने आरोप लगाया है कि टाटा सफारी ने उसकी कार का लंबे समय तक पीछा किया। एक जगह उनकी कार के सामने अपनी कार खड़ी भी कर दी और रास्ता ब्लॉक कर दिया। कार से उतरकर विकास बराला का दोस्त आशीष आता है और वर्णिका की कार की खिड़की पर जोर जोर से मारता है, दरवाजा खोलने का प्रयास करता है। वर्णिका ने अपनी कार पीछे की और दूसरे रास्ते से वो भागती है। उसके हाथ पांव गाड़ी चलाते वक्त ठंडे हो जाते हैं, उसे डर घेर लेता है। पुलिस से शिकायत करती है और पुलिस आती भी है। पुलिस ने खुद देखा और लड़कों को पकड़कर थाने भी ले आई। दोनों लड़के नशे में थे। बाद में पता चला कि लड़की एक आईएएस अफसर की बेटी है और लड़कों में एक हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का बेटा है। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अपनी बेटी के लिए लड़ने आया एक पिता फेसबुक पर लिखने का फैसला करता है। शायद वो अंदर से समझता है कि क्या पता गोदी मीडिया के इस काल में कोई मीडिया भी ना आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीडिया खूब आया। फिर भी पिता वीरेंद्र कुंडू फेसबुक पर लिखते हैं कि 2 बेटियों का पिता होने के नाते मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि इस मामले को इस तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाए। गुंडों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। ये गुंडे प्रभावशाली परिवारों से हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसे अधिकतर मामलों में दोषियों को सजा नहीं होती और कई मामलों में तो रिपोर्ट तक नहीं होती। अधिकतर लोग प्रभावशाली परिवारों के ऐसे गुंडों का सामना करने से बचते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम जैसे कुछ विशेषाधिकार वाले लोग, प्रिविलेज वाले लोग भी ऐसे अपराधियों के सामने नहीं खड़े होंगे तो भारत में कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। इससे भी ज्यादा अगर मैं इस मामले में पूरी तरह अपनी बेटी के साथ खड़ा नहीं होऊंगा तो उसका पिता होने के अपने फर्ज में नाकाम रहूंगा। मैं 2 वजहों से यह मामला आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक तो जो हुआ उसकी साफ और सच्ची तस्वीर देने के लिए, और दूसरा अगर जरूरत पड़ी तो आपके समर्थन के कुछ आश्वासन के लिए। आईएएस अफसरों का एक एसोसिएशन भी है, इसने ट्वीट कर खानापूर्ति कर दी है। सहारनपुर में जब एसएसपी के घर राजनीतिक भीड़ घुस आई और काफी देर तक एसएसपी का परिवार असुरक्षित रहा, तब आईपीएस एसोसिएशन को प्रतिक्रिया देने में कई घंटे लग गए। शायद वहां यह फैसला हो रहा होगा कि हम अपनी राजनीतिक वफादारी बचा लें या फिर अपने पेशे के प्रति वफादारी दिखा दें।
उन्हें भी पता है कि अब कुछ बदलना नहीं है, क्यों भावुकता में प्रतिक्रिया दें। इससे अच्छा है कि अपनी राजनीतिक वफादारी के साथ रहें। कुछ तो है कि सिस्टम ना तो भीतर वालों के लिए है ना बाहर वालों के लिए। सिस्टम में भी सब उन्हीं के लिए है जो सत्ता के साथ हैं। हमारी नौकरशाही पिछले कई दशकों में सड़ती रही है, अब वो इतनी सड़ गई है कि दीवार से काई दरक रही है और गिर रही है। लेकिन इसी में कोई वीरेंद्र कुमार बाहर निकल आता है। आईएएस वीरेंद्र कुमार ने अपनी बेटी का साथ देने का फैसला किया। आरोपी बेटे के साथ आईएएस वीरेंद्र कुमार से ज्यादा लोग होंगे। मीडिया ट्रायल से भी बचना चाहिए, लेकिन सिस्टम का मीडिया ट्रायल तो होना ही चाहिए। आप नहीं जानते, एक बार किसी मुकदमे में उलझिए, पता चलेगा कि किस किस मेज पर आपकी गर्दन दबोची जाती है। इसलिए किसी को ऐलान करना पड़ता है कि वो लड़ेगा। जैसे ही वो कहता है कि वो लड़ेगा, हर हाल में लड़ेगा, इसका मतलब यही है कि वो जानता है कि यह सिस्टम उसे तोड़ने की हद तक पहुंचा देगा, हरा देगा। फिर भी वो लड़ेगा। इस ऐलान की अपनी एक कीमत है। वकीलों की फीस, तारीखों का इंतजार। इंसाफ और न्याय पर भरोसा सिर्फ बात नहीं है, एक लागत है। इस भरोसे को जीतने के लिए पैसा लगता है। आप किसी भी अदालत के बाहर जाकर इस भरोसे को जीतने आए लोगों से मिलिए। आप भी ऐलान करने लगेंगे कि चाहे जो हो, मैं सत्य के लिए लड़ूंगा। हमारे सहयोगी चैनल से हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष ने बात करते हुए जो कहा वो सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती। हम और आप अभी तक इसी भ्रम में थे कि सरकार हर नागरिक को सुरक्षा देने का वादा करती है, कम से कम कहने के लिए ही सही। लेकिन यह भ्रम भी टूट गया कि सरकार हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती। अब ये सवाल पूछने का मौका नहीं मिला कि जब हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो क्या सरकार कुछ चुनिंदा नागरिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था है? और उसका पैमाना क्या है? क्या आम लोगों के लिए भी है या फिर रसूखदार लोगों के लिए भी है? दूसरी बात उन्होंने कही कि माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें रात में घूमने फिरने नहीं देना चाहिए। बच्चे समय से घर आ जाएं, रात में घूमने से क्या फायदा। इस बात पर हिंदुस्तान में ठीक से फैसला हो जाना चाहिए। रात होते ही पूरे भारत को बंद कर देना चाहिए। कोई शाम के बाद घर से ही ना निकले। आगे आप उनका बयान सुनिए। आप जो बच्चियां हैं उन सबका हमें ध्यान रखना चाहिए कि माँ बाप को भी भाई आप थोड़ा टाइम पर घर आए, 7-7 तो अपने घर रहे। जरूरी थोड़ा रात के 12-12 1 डेढ़ बजे तक सड़कों पे घूमोगे आप? नहीं, मेरा ये कहना है कि टाइम से अपने घर आओ, टाइम से अपने घर रहो। ये ऐसे सड़कों पर घूमने का क्या वो औचित्य है? पर हम अपनी जो सुरक्षा है उसको लेकर के खुद भी तो चिंता करें। हम अभी हिमाचल में तो दिन में ही रेप हुआ, तो 15 साल की बच्ची का अपहरण हुआ, 2 दिन तक रेप करते रहे उसके साथ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ। तो कांग्रेस के लोग वहां पर चुप है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर, ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है। हम बस ये समझना चाहते हैं कि आपने ऐसी चीज क्यों कही है। कांग्रेस के लोगों ने कि यहाँ पर तो चंडीगढ़ के अंदर एक फ्रांस की बेटी आई, उसके साथ जो घटना कांग्रेस के तो उन्होंने की, उस टाइम के सीएम के पोते ने घटना की, उसके ऊपर कांग्रेस के लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। ये है निंदनीय घटना है, इसकी हम लोग भी निंदा करते हैं, पार्टी भी इसकी निंदा कर रही। उसके बाद इतनी कांग्रेस ने इसको ऐसी बात इस तरीके से कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि भाई जो अच्छा नहीं है। वो आपने इस्तीफा मांगना वीरभद्र सिंह जी का मांगो, राहुल गांधी जी वीरभद्र सिंह जी से इस्तीफा मांगो। रामवीर जी ने जो कहा है, चंडीगढ़ पुलिस दबाव में नहीं आएगी। बीजेपी के एक सांसद हैं राजकुमार सैनी, उन्होंने भी कहा है कि सख्त कानूनी कार्रवाई हो और कानून अब सख्ती से काम करे। लेकिन रामवीर जी, हिमाचल की घटना का कितनी बार जिक्र कर रहे हैं इस फोन में, आपने सुना। ठीक भी है, लेकिन यही राजनीति है। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। पुत्र की गलती की सजा पिता को क्यों मिलनी चाहिए? पिता से इस्तीफा मांगने वाले भी इस सिस्टम का हाल जानते हैं। उन्हें पता है कि इस मामले में इंसाफ मिलते मिलते साल गुजर जाएंगे। कोई नया इवेंट राजनीति लॉन्च कर देगी, मीडिया उसमें भटक जाएगा। इसलिए विरोधी की राजनीति भी वही है जो सत्ता पक्ष की राजनीति है। यही कारण है कि इस्तीफे पर जोर है, ताकि राजनीतिक दल अपना विक्ट्री कप लेकर चलते बने और लड़की और उसके पिता उसी चौराहे पर खड़े रहें। हमारे साथ बात करने के लिए हैं वर्णिका और उनके पिता वीरेंद्र कुंडू। वर्णिका, जब आप थाने पहुंची और जो आरोपी लड़के हैं वो लोग पहुंचे, तब वहां भीतर क्या हुआ? क्योंकि तब जब उनको पता चला कि आप एक अधिकारी की बेटी हैं और उन्हें यह पता चला कि ये बीजेपी के अध्यक्ष के बेटे हैं और उनके मित्र हैं, तब वहां पर उसका जो सीन है वो इन्वेस्टिगेशन या पूछताछ या रिपोर्टिंग की सीन किस तरह से बदल जाती है? नहीं, जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मुझे नहीं पता था वो कौन है। जी, लेकिन जब पुलिस वालों को पता चला थाने में, तब कैसे सारी चीजें बदलने लगती हैं?
अब ये मेरे को तो नहीं पता है कि पुलिस वालों को कब पता चला। जब तक मैं वहां थी तो मैंने कंप्लेंट लिखाई, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता थे। मैंने सिर्फ कंप्लेंट लिखाई, मैंने पुलिस को बताया कि क्या हुआ है और मैं वहां से आ गई। और ये कितनी देर तक आपका पीछा करते रहे? और आप अकेली थी, शायद आप खुद गाड़ी चला रही थी? हाँ, मैं अकेली थी और इन्होंने कम से कम 15-20 मिनट मेरा पीछा नहीं किया है। इन्होंने अपनी गाड़ी सारा टाइम मेरे साथ रखी ताकि मैं कहीं जा ना सकूं, ताकि मेरी गाड़ी रुकी रहे, ताकि वो कंट्रोल कर सकें कि मेरी गाड़ी कहां जाए। तो वो एक जगह आपने बताया कि वो आपकी गाड़ी के आगे भी आकर रुकते हैं और खिड़की पे बैंग भी करते हैं, तो क्या वो दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे? और उसके बाद उस जगह से आप किस तरह से भागी हैं, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं? जी, तो वो 2 बारी गाड़ी से उतर के मेरी गाड़ी की तरफ आए। पहली बार था जब उन्होंने शुरू ही किया था, अभी कुछ 5-6 मिनट पहले उन्होंने ये सब करना शुरू किया था। और उस टाइम मैं यही सोच रही थी, सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे गाड़ी का नंबर नोट करना है, ताकि अगर ये भाग भी जाएं तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर सकूं कि इस गाड़ी के लड़कों ने मुझे तंग किया। उसके बाद जब मैं मुड़ने लगी और उन्होंने मुझे मुड़ने से रोक दिया अपनी गाड़ी आगे लगा के, और फिर गाड़ी में से ड्राइवर के साथ जो लड़का बैठा था वो उतर के आया और मेरी गाड़ी की तरफ चल रहा था, तो मैंने रिवर्स करके हटाई वहां से। उस टाइम मुझे समझ आया कि ये लड़के कुछ बहुत गलत इंटेंशंस के साथ ही कर रहे हैं। और उस टाइम मेरे पास थोड़ा आधा 1 मिनट था जब वो लड़के मेरा पीछा नहीं, मेरे गाड़ी के साथ नहीं चल रहे थे, तो मैंने पुलिस को फोन किया और बताया कि ऐसे है। तो पुलिस ने बोला कि आप चलो, आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर दूसरी बार हाउसिंग बोर्ड चौक पे वो आया, उन्होंने फिर रेड लाइट पे जहां बाकी गाड़ियां खड़ी थी, लोग थे, उन्होंने फिर मेरी गाड़ी ब्लॉक की अपनी गाड़ी से। और फिर वो लड़का पैसेंजर सीट से उतर के आया और इतने में मैं गाड़ी निकाल रही थी, उसने जोर से शीशे पे बैंग किया, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने उन्हें जाके पकड़ लिया और मैं वहां से फिर चली गई। जो आपने आरोप लगाए हैं स्टॉकिंग के और 354 मेरे ख्याल से, ये सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने उन आरोपों को हटा दिया है, क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है? जी, जो सेक्शंस लगे हैं वो उसमें मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। मैंने सिर्फ पुलिस को अपनी कंप्लेंट दी, जो जैसे जैसे हुआ वैसे उनके पास आई थिंक मिनट बाय मिनट अकाउंट है। उसके बाद सेक्शंस लगाना पुलिस का ही काम है, और जब तक मेरी पुलिस से डीलिंग है, पुलिस ने मेरी वो जहां मेरी हेल्प कर सकते थे उन्होंने मेरी हेल्प की। तो मैं अभी यही भरोसा रखूंगी कि आगे भी वो अपना काम उतनी ही अच्छी तरह करेंगे जितना उन्होंने अभी तक किया है। तो सेक्शंस लगाने पे मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ये उनका काम है। क्या आपने एक जगह कहा है कि 20 साल से आपने चंडीगढ़ में कभी ऐसा नहीं देखा, तो क्या ये उस शहर के उस वक्त में जिस वक्त आप निकली थी अब भी भरोसा है? क्योंकि एक रामवीर हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे समय से पहले आ जाएं, रात को ना निकलें। अब इस बात पे माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे रात को क्या कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो कहा मेरे है। माँ बाप को तो पता था मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन उन लड़कों के माँ बाप को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरे को किया जा रहा है, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जिसने मेरे को हरास किया, जिसने मेरे को टेरराइज किया, जिसने मेरे को ऐसा सोचने पे मजबूर किया कि मैं पता नहीं अगले 5 मिनट में घर पहुंचूंगी या कहीं और पहुंचूंगी, उन लोगों को क्यों नहीं ये सवाल पूछ रहे कि वो क्या कर रहे थे रात को 12:30 बाहर। और अगर वैसे लड़के ना होते तो मेरी सेफ्टी का क्या इशू था, 12:30 हो या 3 बजे हो या दोपहर के 3 हो। बात वही है कि मतलब अब क्या कहूं कि ये मेरे से पूछ रहे हैं कि लड़की रात को बाहर क्यों थी, इसका क्या मतलब है? अगर वही आदमी के आसपास वही आदमी मेरे आसपास दोपहर को 3 बजे हो सकते हैं, जो सड़क पे घूमते हैं, जो बाहर घूमते हैं, रात को 3 बजे उनको क्या होता है? मतलब कुछ बदल जाता है रात को आदमियों में? वो कोई जानवर बन जाते हैं या उनके अर्जेस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है? रात को क्या होता है? बिल्कुल सही बात। और क्योंकि सूरज डूब गया इसलिए सडनली सब कुछ बदल जाता है।
ये उपाध्यक्ष हैं, ये इन्होंने ऐसी बात कही है, जबकि इस तरह की बातों पर एक बार शीला दीक्षित ने कहा था, रामवीर भाटी नाम है इनका, तो उस पर दिल्ली में कितना हंगामा हुआ था, कितनी आलोचना हुई थी कि इस तरह की बातें आप समय के हिसाब से कर रहे हैं, तो भारत को, पूरे हिंदुस्तान को शाम 5 बजे के बाद ही बंद कर देना चाहिए, स्त्री पुरुष सबको घर लौट आना चाहिए। पर वीरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं आपका फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था शुक्रवार रात से लेकर आज तक। वीरेंद्र जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपके सर्विसेज आईएएस अफसरों के बीच से किस तरह का सपोर्ट आया है? क्योंकि जो आईएएस एसोसिएशन की प्रतिक्रिया मैंने देखी वो बहुत खानापूर्ति वाली है सर, उसमें कुछ दम नहीं है। लेकिन आपके जो अपने सहयोगी हैं, जो आपके जूनियर हैं, जो आपके सीनियर हैं, उन लोगों के बीच किस तरह की प्रतिक्रिया आई, किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है? पुलिस वाले आईपीएस अफसरों से की तरफ से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? आईएएस एसोसिएशन के बारे में तो मैं जानता नहीं हूं कि क्या असल में हुआ है, क्योंकि मेरे को समय ही नहीं मिला है उसको देखने का। लेकिन जितने आईएएस अधिकारी हैं, जो हरियाणा के आईएएस अधिकारी हैं, मैंने एक्चुअली वही फेसबुक का पोस्ट मैंने उनके ग्रुप में भी शेयर किया था, और जो हमारे बैच के बाकी अधिकारी हैं दूसरी स्टेट्स के, उसमें भी शेयर किया था। और 100% सपोर्ट मुझे मेरे सहयोगियों से मिला है इसके बारे में। और हर एक ने, बहुत से उनमें से उन्होंने पर्सनल मैसेजेस देके और मेरे से फोन पे बात करके और ये कहा है कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं अब इंसाफ के लिए, ये बहुत जायज लड़ाई है और वो इस लड़ाई में मेरे पूरी तरह से साथ हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मैं जानता हूं कि एक आसान संघर्ष होने नहीं जा रहा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें परेशान किए जाने, हमारे पीछे पड़ने, हमें धमकी देने और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की भी आशंका है। यह भी हो सकता है क्योंकि आप एक अधिकारी हैं, आपका तबादला वगैरह होने लगे, दूसरे तरीके से परेशान किया जाए। जब आप सिस्टम के भीतर हैं, आप भी उसी तरह के डर को देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग सिस्टम के बाहर होते हुए डर को देखते हैं। क्या आपको भरोसा है कि इतना सपोर्ट होने के बाद भी, चूंकि ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, इनसे आप लड़ पाएंगे, इस इंसाफ तक लड़ पाएंगे? क्या आप लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कहने की बात होती है, अदालतों और थानों में जो ये पूरी लड़ाई का जो खाका होता है वो कई साल का होता है। वकील का लंबी मोटी मोटी फीस का भी ये सारा मामला होता है। रवीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जो फेसबुक पे अपनी सेंटिमेंट जाहिर की थी, और ये जब मैं अपनी बेटी के साथ यहां से जब चला था कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए, तो इसको भी मैंने कहा था कि हमें अब तैयार रहना पड़ेगा। तब तक हमें ये नहीं पता था कि ये लड़के कौन हैं या ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें यह था कि ये क्रिमिनल टाइप के 2 लड़के हैं जो, क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं तो पैसे वाले होंगे, इसलिए निश्चित रूप से वो पैसे का या पावर का किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस का यूज करके हमें परेशान करेंगे, और उसके लिए हम तैयार थे। जब मुझे पता लगा कि इसमें एक पॉलिटिकल फैमिली भी इन्वॉल्व है, तो पुलिस स्टेशन पे ही मैं बैठा हुआ था। जब मुझे ये पता लगा, मैंने वर्णिका को ये बताया कि ये स्ट्रगल हमारी अब थोड़ी और संगीन हो रही है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। हम उसके लिए बिल्कुल पूरे, कुछ सालों की बात नहीं है, जिंदगी के आखिर तक भी हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में मेरे को कोई भी संदेह नहीं है। जहां तक डर एक्सप्रेस करने की बात है, मैं ये भी समझता हूं कि मैं 30 साल तक इसी सिस्टम में मैं नौकरी करता रहा हूं, और मैंने कभी अपनी जिंदगी में अपने काम के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज इन्फ्लुएंस में नहीं किया है। तो मैं मानता हूं कि जैसे मैं अपना काम बिना इन्फ्लुएंस के करता रहा, उसी तरह से जितने भी लोग इस जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी, वो भी अपना काम इसी तरह से करेंगे। मेरी ये आस्था है, मेरा ये मानना है। और अगर उसमें किसी भी तरह से कोई इन्फ्लुएंस प्ले करेगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो अधिकारी उस इन्फ्लुएंस को नहीं मानेंगे, दे विल स्टैंड अप टू इट, और वो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। मेरा ये मानना है। और अगर हमारा सिस्टम 70 साल की डेमोक्रेसी के बाद, हिंदुस्तान का सिस्टम एक सच्चाई पर आधारित घटना के आधार पर एक सिटीजन को, एक लड़की को और उसके पिता को अगर जस्टिस नहीं दिलवा पाता, तो ये हमारे सिस्टम पर बहुत बड़ी लानत होगी, और उसके बाद हमें सोचना होगा कि हम किस तरह की सोसाइटी हैं। वीरेंद्र जी, जो आपकी बात है, मुझे अंदाजा है कि हमारे दर्शक सुनते वक्त उनका हौसला कितना बढ़ा होगा कि आप तमाम चुनौतियों को जानते हुए भी अपनी बेटी के साथ खड़े हैं,
खासकर तब जब अभी भी जो प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं उससे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा उनको बहुत नुकसान होने की या उसमें कोई आपको इंसाफ बहुत जल्दी मिलने वाला, ये भी नहीं लगता। मगर जिस तरह से आप अपना इरादा जाहिर कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता कि आप कितने ऐसे लाखों कमज़ोर माँ बाप का हौसला या लड़कियों का हौसला बड़ा कर रहे हैं, उससे बढ़ा दे रहे हैं, उससे ताकत दे रहे हैं। तो ये सिर्फ आपकी अपनी लड़ाई नहीं है, आप शायद ऐसे अनगिनत लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए भी आप में ये कभी नहीं लगा कि वर्णिका के साथ जो हुआ है ये पावरफुल वाले लोग हैं, हम इस झमेले में नहीं फंसते हैं, छोड़ देते हैं, यहां तक एक शिकायत करके फिर शांत बैठ जाते हैं? देखिए रवीश जी, जब मेरी बेटी सही सलामत मेरे घर पर पहुंच गई तो मैंने असल में बहुत रिलीफ महसूस किया था, क्योंकि मेरी जिंदगी अदरवाइज बिल्कुल बदल गई होती। अगर इसके साथ कुछ हो गया होता तो मेरी जिंदगी बिल्कुल एक दूसरा रूप ले चुकी होती। तो मेरी बेटी सेफ है और मेरे साथ है, ये एक बहुत बड़ा बल है मेरे लिए। और अब इसके सामने ये बाकी सारी चीजें कि क्या स्ट्रगल होगा और क्या कोई हमें धमकी देगा या हमारे साथ कोई ट्रांसफर, तो बहुत ही मामूली इशू है। ट्रांसफर तो मेरे 30 साल के करियर में ऑलरेडी मेरे 30 हो चुके हैं, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, उसकी मुझे आदत है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये संभावना है और ये ऑलरेडी सोशल मीडिया पे शुरू भी हो चुका है। कैरेक्टर असैसिनेशन इसका शुरू हो चुका है, मेरी छोटी बेटी का शुरू हो चुका है, मेरा शुरू हो चुका है, और वो सब चलता रहेगा। वो सब बहुत छोटी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि मेरी बेटी बच गई, और उसके लिए मैं चंडीगढ़ पुलिस का बिल्कुल बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने समय पर हेल्प किया और उसकी वजह से बच पाई। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जैसे उन्होंने प्रिवेंशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए काम किया है, वैसे ही वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए भी काम करेंगे। काश सारे पिता और आप ये जैसे एक लोग तरह से अधिकारी सिस्टम मेरा में हैं, पर्सनल मैं जानता सत्याग्रह हूं, है लेकिन कि फिर भी आप जैसे अधिकारी सिस्टम में हैं, मैं जानता हूं, कुछ ही हैं लेकिन हैं जरूर। लेकिन सामने आकर टीवी पर ये अपना हौसला मजबूती से दिखाना, ये मालूम नहीं कि कितने ऐसे और अफसरों को भी ताकत दे जाए। वर्णिका और वीरेंद्र जी से ये बातचीत अभी चल रही है, हम अगले सेगमेंट में भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप कह रहे हैं कि आपकी दोनों बेटियों का एक तरह से चरित्र हनन शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर। तो वो समाज अब देख रहा है कि किस तरह से सोशल मीडिया का एक राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से राजनीतिक वर्चस्व हो गया है। खुद मैं भी झेलता हूं, तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सही रास्ते पर हैं, सही तरीके से आप लड़ेंगे और जरूर। पर वीरेंद्र जी, अभी जो खबर मैं देख रहा हूं कि उसमें एक बात आई है कि वो वर्णिका इतनी जगह से गुजरी हैं 8-9 पॉइंट से, और सब जगह पे सीसीटीवी खराब मिली है। क्या आपको आशंका है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है इस तरह से? ये कैसे क्या किया जाए इस मामले में? क्योंकि जन दबाव, देखिए राजनीतिक दलों को पता है, वो अब एक इवेंट के रूप में जन दबाव अगर इसे लेकर बनेगा तो दूसरा तुरंत एक नया इवेंट लॉन्च होगा जिसमें आपकी खबर या आपकी बात 10वें पन्ने से भी गायब हो जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं जिससे ये लगे कि ये जांच बिल्कुल दुरुस्त तरीके से रहे और आपको लगे कि हां, हमारे अधिकारी सहयोगी बिना किसी दबाव के आगे बढ़ते जा रहे हैं? जहां तक सीसीटीवी का सवाल है, मुझे ये संदेह असल में शुरू में भी था, क्योंकि ये तो मुझे भी पता था कि ये लगभग 8-9 बहुत ही बड़े बड़े नाकों से गुजरी है उस टाइम पे, और उसकी निस्संदेह सीसीटीवी कवरेज होगा वहां पे। तो मैंने पहली बात ही एफआईआर लॉन्च करने के बाद यूटी होम डिपार्टमेंट से, चंडीगढ़ के होम डिपार्टमेंट के इंचार्ज से मैंने बात की थी और उनको मैंने ये अपना संदेह भी जताया था कि ये संभव है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़खानी हो सकती है और कृपया आप सुनिश्चित करें कि ये छेड़खानी ना हो। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, और मुझे इसलिए आज सुबह बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी जब मुझे मीडिया ने बताया कि उनको पुलिस ने ये सूचना जारी की है कि सीसीटीवी फुटेज कहीं पर भी नहीं है। अगर सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई है तो एक तरह से इस केस में एविडेंस के कोर को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि उसके बाद तो कुछ भी 8-10 किराए के विटनेसेस को खड़ा करके उनसे कुछ भी बुलवाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज है, और मैंने इसको आज ही सुबह डीजीपी चंडीगढ़ से भी शेयर किया है कि ये तो बहुत ही गलत हुआ है। अगर ऐसा हुआ है
और अगर ऐसा हुआ है तो मेरा सिस्टम डेफिनेटली, मेरा विश्वास जो है चंडीगढ़ पुलिस से डेफिनेटली उठ जाएगा। तो उन्होंने अभी भी प्रॉमिस किया है कि वो देख रहे हैं कि कितने कैमरे सरकारी और कितने गैर सरकारी लगे हुए थे और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सभी की फुटेज को सिक्योर करें। मुझे उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं विक्टिम का फादर और कंप्लेनेंट होने के नाते मैं इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं प्रोसिक्यूशन में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं उनको नहीं कहूंगा कि वो कौन से सेक्शन लगाएं, कौन से नहीं लगाएं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि एक्यूज्ड के पक्ष के से भी उनके साथ किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन क्योंकि मैं उनको चाहता हूं वो इंटरफेयर ना करें, मैं भी इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल, जब वो मुझे बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, हमें बुलाते हैं तो हम जाते हैं। हम उनको बिल्कुल न्यूट्रली इन्वेस्टिगेशन करने देने के लिए छोड़ देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सिस्टम सही काम करेगा। लेकिन मेरे विश्वास को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है सीसीटीवी फुटेज को लेकर। वीरेंद्र जी, इससे पहले कि मैं अगला सवाल वर्णिका से करूं, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। आपने फेसबुक पोस्ट किया, क्या आपके मन में ये बात थी कि शायद मीडिया इस बात को ना उठाए और ये खबर दब जाए? हाँ, ये भी मेरे मन में थोड़ा सा शक इसलिए था क्योंकि मैं भी सरकार का एक हिस्सा रहा हूं 30 साल तक, और विभिन्न तरह की सरकारें कैसे काम करती रही हैं उसका मुझे भी एक तजुर्बा है। और ये संभव है क्योंकि सरकार के पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है, तो ये संभव है कि मीडिया को मैनेज भी किया जा सकता है कुछ तरह से। लेकिन मुझे बेहद हर्ष है और आई एम रियली ग्रेटफुल कि हिंदुस्तान के मीडिया ने इस इशू को बिल्कुल निष्पक्ष भाव से लिया है और इसको एक सोशल इशू के बारे में मतलब इतनी बड़ी अवेयरनेस इस चीज की खड़ी की है कि मुझे लगता है कि इस केस में अगर कुछ भी नहीं होता, हमारी ये लड़ाई बिल्कुल पूरी तरह से विफल भी हो जाती है, तो भी कम से कम एक अवेयरनेस तो हम इसके माध्यम से हम जनरेट करते हैं। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया का इतना सपोर्ट होने के बाद और हमारे पास सारे हिंदुस्तान से लोगों का सपोर्ट और सॉलिडेरिटी के मैसेजेस आए हैं, जब इतने लोगों का साथ हमारे साथ है तो मुझे विश्वास है कि इसमें न्याय होगा। हमारा देश और हमारा सिस्टम इतना कमजोर नहीं है कि न्याय को बिल्कुल ही नहीं होने दें। आपने लिखा है कि मेरे पिता आईएएस अफसर हैं, ना होते तो जाने क्या होता। मैं यही समझना चाहता हूं कि आप पिछले 3 दिनों से शुक्रवार रात से जिस मेंटल कंडीशन से गुजर रही हैं, अगर आप बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति के परिवार से होती तो किस तरह से आपको ये सब जूझना पड़ता, क्या हालत होती आपकी? दूसरा सवाल, क्या आप और आपकी बहन का जो चरित्र हनन हो रहा है सोशल मीडिया पर, उससे लड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से आप तैयार हैं? मैं पहले दूसरे सवाल का ही जवाब दूंगी कि ये जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसको वो इतना पथेटिक अटेम्प्ट है मुझे डराने की कोशिश करने का कि आई डोंट थिंक मुझे उसे लड़ने की या उसको ज्यादा अटेंशन भी देने की जरूरत है, क्योंकि वो मतलब वो तो सबने देख ही लिया है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं बोलने को, वो कुछ जवाब दे ही नहीं सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद अगर मेरे को डराने की कोशिश करेंगे कि शायद मेरी इज्जत को कुछ हो रहा है। मेरी इज्जत तो मैंने बचा ली, मेरी इज्जत उसको उस रात कुछ हो सकता था, लेकिन वो मैंने बचा ली, अपनी जान मैंने बचा ली। तो उसके बाद ये लोग ये थोड़ी छोटी मोटी सी चीजें करने की कोशिश करना चाहते हैं तो ये कर लें, लेकिन मैं उसकी वजह से डर के पीछे तो नहीं हटने वाली हूँ। जी, अगर मैंने डरना होता तो मैं उस रात ही डर जाती। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई आपको एक तरह से इंसाफ दिलाएगी, पर बात सिर्फ एक वर्णिका की नहीं है, बहुत सारी लड़कियां डर जाती हैं। अच्छी बात यह है कि समय समय पर आप जैसी लड़कियां सामने भी आ जाती हैं इसी समाज में लड़ने के लिए, और लेकिन क्या आप फिर से खुद को सामान्य करने के लिए रात को निकलेंगी? देखिए, दिल्ली में बहुत सारी लड़कियों का ऐसा समूह है जो इस रात के निकलने को लेकर जो एक भय बनाया जाता है, कैरेक्टर एसोसिनेशन किया जाता है लड़की का, तो वो रातों को निकलती हैं, जो रिक्लेम करती हैं जगहों को। क्या आप फिर से ये कोशिश करेंगे कि उसी चंडीगढ़ में रात के वक्त आप गाड़ी लेके निकलेंगी, या आपका विश्वास हिल गया है वर्णिका?
देखिए जी, ये विश्वास की बात नहीं है, ये बात भी डर की ही है। अगर इन लड़कों की वजह से मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना छोड़ देती हूँ डर की वजह से, तो फिर चाहे इनको सजा मिले ना मिले, लेकिन ये जीत गए। क्योंकि इनकी कोशिश शुरू उस दिन से लेके अभी तक, जो सोशल मीडिया पे जो भी लोग स्लैंडर कर रहे हैं, या इन लड़कों ने जो करने की कोशिश की मेरे साथ, इनको इतना भरोसा है कि वो मुझे डरा सकते हैं कि उन्हें लगता है कि वो मुझे डरा के कुछ भी करा लेंगे। तो अगर मैं इसके बाद भी डर के और अपनी जिंदगी बदल दूं और चीजें करनी छोड़ दूं जो मैं अभी तक करती आई हूं, तो फिर तो ये फिर भी जीत गए, चाहे कुछ और हो ना हो, लेकिन ये जीत गए। तो ये जो हम कर रहे हैं, जो मैं सबसे सारी मीडिया से बात कर रही हूं, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई इसी के अगेंस्ट है कि किसी आदमी को फिर से ये नहीं लगना चाहिए कि वो किसी औरत को डरा के कुछ करा सकता है। क्या बात है। दैट्स नॉट हाउ इट शुड एवर वर्क। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार और आप इस लड़ाई को इसी स्पष्टता के साथ लड़ेंगी। हम ये भी समझते हैं कि ये कहना इतना आसान नहीं है। जब आप कोर्ट कचहरी जाएंगी तो इतने तरह के झमेलों का सामना करना पड़ेगा कि वो एक और हकीकत की दुनिया में ले जाता है, जिससे लगता है कि संसार में ना ही होते तो अच्छा होता। पर कोई बात नहीं, आप लड़िए और आपने अपनी बात रखी। आपके पिता ने इतनी स्पष्टता से, न जाने कितनी लड़कियों का और कितने पिताओं का आज उन्होंने मनोबल बढ़ाया होगा, ये आप भी नहीं सोच सकती और इसका अंदाजा हम भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि आपकी इस लड़ाई में आपको मजबूती मिले, लोग भी आपके साथ आए। बहुत बहुत शुक्रिया वर्णिका और वीरेंद्र जी आपका एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और।